हाँ मम्मी, बस 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं घर पर आ जाऊंगी। और आप ना काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी देवरानी है ना, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। अच्छा चलो अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अब आशा की बातें आप सबने तो सुनी ली होंगी। शर्मा परिवार की बड़ी बहू जो बहुत ही अच्छे घर परिवार से है, लेकिन उसकी देवरानी एक गरीब घर से है। तो आशा हमेशा उस पर अपने अमीर मायके का रोब जमाती रहती। जैसे कि अब उसके भाई की शादी है, तो वहाँ पर काम करवाने के लिए वो लेकर जाना चाहती है अपनी देवरानी को। साधना, ओ साधना, कहाँ पर हो? अरे क्या सुबह सुबह साधना बहू का नाम चिल्ला रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो घर पर बहुत काम है, तो सोच रही हूँ साधना को भी अपने साथ ले जाऊँ। वो वहाँ पर मेरे साथ रहेगी तो काम करने में मेरा हाथ बटा देगी। अच्छा, अगर तू उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और तेरे मायके में काम करने के लिए और कोई और नहीं है क्या जो साधना बहू को अपने साथ लेकर जा रही है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे वहाँ पर कोई काम ना करना पड़े, इसलिए उसे वहाँ पर लेकर जा रही है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में घर में कितना कीमती सामान रखा होता है, काम के लिए नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए सोच रही हूँ कि साधना को ले जाती हूँ। और बात रही घर के काम की, तो मैंने कुछ दिन के लिए काम वाली से बात कर ली है। जब तक हम घर पर नहीं रहेंगे तब तक वो आकर घर का सारा काम कर देगी। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ। जी मम्मी जी। अरे साधना कहाँ रह गई? आई आई दीदी। साधना वहाँ आती है। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची, इतनी देर से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या? अच्छा मैं ये कह रही थी कि परसों हम ना मेरे मायके के लिए निकल रहे हैं, तो अपना सारा सामान पैक करके रख लेना, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। मैंने तो सारी पैकिंग करके रख दी है दीदी, आप उसकी टेंशन ना लो। हाँ अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद आशा साधना के साथ अपने मायके चली जाती है। वो काफ़ी देर की ट्रैवल के बाद वहाँ पहुँचते हैं। इतनी देर तक गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों बैठो, मैं बस अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तुझे चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी देवरानी आ गई ना मेरे साथ, वही बना देगी चाय। जाओ साधना, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। अरे दीदी लेकिन ये भी तो आपकी साथी आई है ना, ये भी तो थक गई होंगी ना। अरे इससे काम करने की आदत है, इसके मायके वाले ना लकड़ी का काम करते थे, तो इससे काम करने की बहुत आदत है। और वैसे भी वो यहाँ पर काम करने ही तो आई है, अगर यहाँ पर बैठकर आराम फरमाएगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? और तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? तुझे बोला ना जाकर सबके लिए चाय बनाकर ला। जी दीदी। साधना सबके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। दीदी ये आप किस तरीके से बात करती हो अपनी देवरानी से? बेचारी को आपकी बातों का कितना बुरा लगा होगा। अरे तो इसे मेरी बातों का बुरा लगे या अच्छा लगे, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी ना छोटे लोगों को ज़रा दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इन्हें थोड़ी सी ढील दे दो तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। आशा ये सब बोल ही रही थी कि साधना सभी के लिए चाय लेकर आ जाती है और आशा बोलते बोलते बीच में चुप हो जाती है। दीदी चाय? हाँ देख रही हूँ तू चाय लेकर आई है, अब मैं क्या इतनी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी? थोड़ी देर साइड में रख दे, ठंडी हो जाएगी तो अपने आप पी लूँगी। अरे मंजू दीदी भी आ गई। उनके घर पर कुछ और रिश्तेदार आकर बैठते हैं। साधना अपने चाय की घूंट भरने वाली थी कि सामने दिख रहा है ना कि घर पर और मेहमान आए हैं, लेकिन उसके बाद भी चाय पी रही है। कुछ संस्कार दिए कि नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? इस चाय को यहाँ पर रख और बाकी सबके लिए भी चाय बनाकर ला। और इस बार ना चाय थोड़ी ढंग की बनाकर लाई हो, ये अपने मायके जैसे चाय बनाकर मत लिया ना जिसके अंदर दूध का नामो निशान नहीं होता। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए ढंग से बनाकर ला। जी दीदी। साधना चाय का कप ट्रे में वापस रखकर फिर से बाकी सब मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे आशा, तुम अपने साथ ये काम वाली लेकर आई हो क्या? चाय तो इसने अच्छी बनाई है, अगर इसे बाद में काम चाहिए हो ना तो मेरे घर भेज देना, मुझे भी काम वाली की ज़रूरत है। अरे क्या अमृता दीदी आप भी, ये काम वाली नहीं मेरी देवरानी है। अरे अरे माफ़ करना, इसने कपड़े ऐसे पहने हैं कि मुझे लगा ये कोई काम वाली है। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी देवरानी है, सिर्फ कपड़े तो देखो। अब बचपन से जैसी रही है वही आदत एकदम से थोड़ी ना जाएगी अमृता दीदी। अपने मायके में ना ऐसी किसी से मांग मांग कर कपड़े पहनती थी, तो अब पसंद भी वैसी ही हो गई है। देवर जी इतने पैसे देते हैं लेकिन उसके बाद भी ना ऐसे फटीचरों जैसे कपड़े खरीद कर लाती है। वो कहते हैं ना बचपन वाली आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। वैसे सच कहूँ तो पता नहीं तुम्हारे देवर को इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया। अब क्या कह सकते हैं, जैसी जिसकी पसंद। दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज़ है।
उन सब की बातों से साधना को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती। तभी रात के समय, आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ मिले हैं। लगता है आज हम लोग पूरी रात सोएंगे ही नहीं, पूरी रात इसी तरह बातों में लगे रहेंगे। अरे कहाँ बातों में लगे रहेंगी, आज का खाना पीना तो हलवाइयों ने बना दिया, लेकिन बर्तन तो हम लोगों को ही धोने पड़ेंगे। और मेहमानों के इतने सारे बर्तन हो गए हैं कि पूछो मत, बर्तन धोने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। अरे तू बर्तन धोने की इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू जा आराम से इधर आकर बैठ। ये मेरी देवरानी है ना, ये बहुत अच्छे बर्तन धोती है। पहले लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी ना। क्या? ये आप क्या बोल रही हो दीदी? मुझे भी पता है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि मुझे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करना पड़े। अरे अरे अरे, तू तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैं तेरी जिठानी हूँ, अब मैं क्या तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? और देख, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तू बर्तन बहुत अच्छे से धोती है, इसलिए जाकर सारे बर्तन धो दे। वैसे भी ना हम सब लोग बहुत थके हुए हैं और हम सबको सुबह मार्केट भी जाना है। वैसे भी बर्तन ना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में धो लेगी तू। आशा की बातें सुनकर साधना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से सबके सामने बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। लेकिन रसोई में तो बर्तनों का पहाड़ जमा था, जिसे देखकर साधना का माथा ठनक जाता है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन! इतने सारे बर्तन तो कोई घर के नौकर से भी नहीं धुलवाता, जितने बर्तनों को धोने का काम दीदी ने मुझ पर सौंप दिया है। हद है भाई, इतने सारे बर्तन धोने में तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और तब तक तो सुबह ही हो जाएगी। ऊपर से मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, कोई काम में मेरी मदद करवाने के लिए भी नहीं आया। बेचारी साधना अकेली सारे बर्तनों को धोने में लग जाती है। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि उस बर्तनों को धोते धोते सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजे कहीं जाकर वो सोती है तो 6 बजते ही आशा उसे जगा देती है। अरे कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? यहाँ पर तू मेरे साथ काम करवाने के लिए आई है या सोने के लिए? घर पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, हम लोगों को मार्केट जाना है, सबके लिए चाय नाश्ता बना दे, और मार्केट से आने में हमें देर हो जाएगी, दोपहर का खाना भी बना लेना। ठीक है दीदी। घर के सब लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं और पीछे से साधना सभी मेहमानों के लिए खाना पीना बनाती है और पूरे घर की सफाई भी अकेले ही करती है। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ पर आती नहीं। मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दीदी मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रही है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। साधना पूरा दिन काम करके थोड़ी देर बैठती है कि सभी लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। साधना बेचारी थोड़ी देर के लिए क्या बैठी थी कि आशा उसे टोक देती है। सुबह जब हम घर से निकले थे तो तू बिस्तर में लेटी हुई थी, अब शॉपिंग करके लौटे हैं तो आराम से बैठी हुई है। अरे ये तो देख ले, हम पूरा दिन मार्केट में घूम फिर कर आए हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे लिए चाय ही बना ला। मैं चाय बनाने ही जा रही थी दीदी, और मैं ना बस अभी ही सारा काम करके बैठी हूँ, इसलिए ज़रा थक गई थी। अब बस 5 मिनट रुकिए, मैं सभी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो तो ज़रा, तू क्या इस घर की मालकिन है जो तुझे आराम फरमाने के लिए टाइम चाहिए है? तुझे इतने भी शर्म नहीं है कि तेरी जेठानी तुझे काम करने के लिए कह रही है और तू बिंदास काम को टाल रही है? अब बस भी करो ना आशा। साधना तुम एक काम करो, अभी हम बाहर से आए हैं तो बहुत गर्मी लग रही है, तुम हमारे लिए चाय मत बनाओ, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी दीदी। साधना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तभी अमृता की बेटी रिया सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा देती है। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा दी। साधना, ज़रा वहाँ से कोई कपड़ा तो उठा कर देना, मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे आपको साफ़ करने की क्या ज़रूरत है दीदी, साधना है ना, सब साफ़ कर देगी। अरे लेकिन क्या लेकिन? यहाँ वो काम करने के लिए तो आई है, और थोड़ा सा काम करेगी तो गल नहीं जाएगी। ए, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जाकर पोछा लेकर और साफ कर दे इसे। अरे जा ना। साधना बाहर से पोछा उठाकर लाती है। जमीन पर गिरी हुई कोल्ड ड्रिंक साफ करके बाहर जा ही रही थी कि आशा जानबूझकर जमीन पर अपनी कोल्ड ड्रिंक भी गिरा देती है। अरे अरे, पहले ठीक से साफ तो कर दे, उसके बाद बाहर चली जाना। कितनी जल्दी है काम से बचने की, है? ये देखो, यहाँ पर कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई है, इसे साफ करने क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे? बुरा मत मानना साधना, अब आशा की तो मजाक करने की आदत है। तुम ये पोछा मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। अरे जब वो साफ कर रही है तो आपको बीच में जाकर साफ करने की क्या जरूरत है?
तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या बोला? साफ कर। साधना बिना कुछ बोले दोबारा से वहां पर पोछा लगाकर चली जाती है। तभी अमृता आशा से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो आशा? क्यों जानबूझकर बार बार अपनी देवरानी को परेशान कर रही हो? अरे छोड़ो ना अमृता दीदी, वो उसकी देवरानी है, अब उसके साथ जैसी मर्जी बिहेव करे, हमें क्या। वैसे अच्छा हुआ आशा दीदी कि आप अपने साथ अपनी देवरानी को ले आई, वरना हमें ही सारे घर का काम करना पड़ता। इसके चक्कर में तो नौकरानी को देने वाले पैसे भी बच गए। साधना दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनकी ऐसी बातों से साधना के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर वो अपने कपड़े पैक करने लगती है कि आशा वहां पर आ जाती है। अरे साधना, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने कपड़े पैक कर रही हूँ दीदी। क्यों भाई, अभी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई और तुम इतनी जल्दी कपड़े पैक कर रही हो? मुझे यहाँ और दिन नहीं रुकना। मैं यहाँ पर आपके भाई की शादी के लिए काम में आपकी मदद करवाने आई थी, लेकिन आप सब तो यहाँ पर मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो। मैंने दिनेश जी को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने आते ही होंगे। अरे तुम बिना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो साधना। तुम तो मेरी देवरानी हो, अब क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? मैं अब भी ना दिनेश को यहाँ पर आने के लिए मना कर देती हूँ। जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आशा अपने देवर दिनेश को फ़ोन करके वहाँ पर आने के लिए मना कर देती है। शाम के समय आशा साधना के पास एक साड़ी लेकर आती है। ये लो साधना, आज हम लोग ना शॉपिंग पर गए थे तो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। शाम को हल्दी का फंक्शन है तो फंक्शन में इसे पहन लेना। ठीक है दीदी। साधना बिल्कुल सीधे स्वभाव से वो साड़ी ले लेती है। शाम को हल्दी के फंक्शन के लिए साधना वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसकी जेठानी उसके लिए नई साड़ी लेकर आई है। तभी साधना की एक रिश्तेदार कहती है, अरे ये तो वही साड़ी है ना जो तुम कामवाली के लिए लेकर आई थी आशा, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया था। हाँ, लेकिन ये साड़ी ना मेरी देवरानी को पसंद आ गई तो मैंने उसे दे दी। काम वाली ना सही, लेकिन साड़ी मेरी देवरानी ने तो पहन ली। तुम्हारी देवरानी का स्टैंडर्ड भी कमाल ही है, काम वाली से भी गया गुजरा। दिव्या की ये बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग साधना पर हंसने लगते हैं। उनकी बातों से साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अरे मम्मी क्या हो गया? सुबह सुबह आप इतनी टेंशन में क्यों? अरे बेटा क्या बताऊँ, तेरी भाभी के लिए मैंने जो ज्वेलरी बनाई थी वो कहीं मिल नहीं रही। सुबह से 3 बार पूरी अलमारी छान चुकी हूँ। क्या? लेकिन ऐसे कैसे ज्वेलरी कहीं जा सकती है? और वैसे भी अलमारी की चाबी तो आपके पास ही रहती है। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ज्वेलरी गायब हो गई। ज्वेलरी गायब होने की बात घर में फैल जाती है। तभी उनके रिश्तेदार पुष्पा कहती है, अगर किसी ने ज्वेलरी चुराई है तो ज़रूर घर में ही कहीं ना कहीं छुपाई होगी। आप सबके सामान की तलाशी ले लो, आपको मिल जाएगी। क्या तो तुम ठीक रही हो पुष्पा बेटा, मेरी लाखों की ज्वेलरी ऐसे कैसे कोई चुरा कर ले जा सकता है। आशा की मम्मी सबके सामान में ज्वेलरी ढूंढती है और उन्हें आशा के बैग से ज्वेलरी मिल जाती है। ये ब्लू बैग किसका है? ये तो मेरा बैग है मम्मी, लेकिन क्या हुआ? ये सारी ज्वेलरी तेरे बैग से मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू अपनी भाभी के लिए बनवाई हुई ज्वेलरी चुरा सकती है। ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? मैं भला इसे क्यों चुराऊंगी? और आपने ऐसा सोचा भी कैसे? कि आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आशा दीदी, अब सारी ज्वेलरी आपके बैग से मिली है तो कोई कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगा? पहले दिन से ही ना आपकी नज़र उस ज्वेलरी पे थी। वैसे भी आपको ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती कि आपसे ज़्यादा किसी और को मिल जाए। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं पुष्पा दीदी? ये मेरा घर है और मैं अपने घर से गहने चुराऊंगी क्या? हद हो गई, आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? बुरा मत मानना आशा, लेकिन ऐसे में कैसे कोई तुम पर कभी भरोसा करेगा? अगर किसी और ने ज्वेलरी चुराई होती तो अब तक ज्वेलरी यहाँ पर थोड़ी ना होती। और कोई और ज्वेलरी चुरा कर तुम्हारे बैग में क्यों रखेगा? अगर कोई और चुराता तो उसे इतना तो पता होता कि घर में चेकिंग होगी, इसलिए वो पहले ही इसे घर से गायब कर देता। तुम्हें लगा होगा कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मुझ पर तो कोई शक करेगा नहीं, कोई मेरी बैग चेक करेगा नहीं। इसी बात का फ़ायदा उठाया ना तुमने। बस बहुत हो गया, मैं दीदी के खिलाफ अब एक शब्द और नहीं सुन सकती। मेरी आशा दीदी भले ही ज़बान की कितनी भी कड़वी हो, लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ये हरकत तुम्हारी आशा दीदी ने नहीं की तब तो जाहिर सी बात है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है।
पहले तुमने ज्वेलरी चुराई, उसके बाद जब पकड़े जाने का डर लगा तो सारी की सारी आशा के बैग में रख दी। मैं भले ही गरीब घर से हूँ, लेकिन कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने ऐसी हरकत करना नहीं सिखाया। बाकी ये ज्वेलरी किसने चुराई है वो तो अभी आप सबको पता चल जाएगा। क्या मतलब, कैसे पता चल जाएगा? जब आपने इस कमरे में आकर ज्वेलरी को आशा दीदी के बैग में रखा था ना, बस 2 मिनट पहले मैं अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर गई थी और गलती से मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पर अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर चली गई और मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, वरना सच तो कभी किसी को पता नहीं चलता। क्या? इसका मतलब आपने ज्वेलरी चुरा कर मेरे बैग में रख दी पुष्पा दीदी? वो रिकॉर्डिंग दिखाओ ज़रा साधना। साधना जैसे ही सबको वो रिकॉर्डिंग दिखाती है तो सब दंग रह जाते हैं। पुष्पा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और आशा की मम्मी उसे अपने घर से निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दे आशा बेटा, मैंने तुम्हारी माँ होकर भी तुम पर शक किया। मुझे भी माफ़ कर दो आशा, मैंने भी जाने अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। आप लोगों को तो मैंने हमेशा अपना समझा, उसके बाद भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जिस देवरानी के साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, आज उसी ने सबके सामने मेरी इज्जत बचा ली। मुझे माफ़ कर दो साधना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं सबकी नज़रों में हमेशा के लिए चोर बन जाती। तुम चाहती तो आज मुझसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देवरानी जेठानी के बीच में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है। इस सबक से आशा की आंखें खुल जाती है। वो साधना से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद फिर कभी साधना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। हे भगवान, फिर से रसोई में इतने सारे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। समझ में नहीं आता ये घर है या कोई ढाबा। जितनी बार भी रसोई में आओ उतनी ही बार बर्तनों का पहाड़ मिलता है। बर्तन धो धोकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। बेचारी नीतू सिंक में इतने सारे बर्तन देकर पहले ही इतनी परेशान थी कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज़ आती है। बहू, जरा एक कप चाय बनाकर तो लाना। जी ला रही हूँ माँ जी। एक तो पहले ही धोने के लिए इतने सारे बर्तन हैं, ऊपर से चाय का ऑर्डर आ गया। पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पीनी होती है इन लोगों को। नीतू चाय चढ़ाकर सारे बर्तन धोकर अपनी सास को चाय देने जाती है और किचन में जाकर शाम का खाना बनाने लगती है। खाना तो बन गया, एक काम करती हूँ, सर्विंग बाउल में खाना निकालकर सारे बर्तन अभी धो देती हूँ, वरना खाना खाने के बाद फिर से ढेर लग जाएगा। नीतू ने जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो उन बर्तनों को धो देती है और खाना टेबल पर सर्व करती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आज अपने खाने में? आपको पता है ना मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आपको कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए था ना। अरे इतना अच्छा खाना तो बनाया है बहू ने, और सिर्फ बैंगन की सब्जी थोड़ी ना खाने के लिए बनाई है, आलू की सब्जी भी तो बनाई है, वो खा लो। पापा आलू खा खा कर बहुत बुरी तरह पक चुके हैं। मेरा तो अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग ही खाओ ये खाना, मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। ये खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं भी अपने लिए आमलेट और चाय बना लेता हूँ। अरे लेकिन मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है वो कौन खाएगा? हमारा ये सब खाने का मन नहीं है भाभी, आप खा लो और भैया को खिला दो। तुम लोग भी ना हद करते हो। जब खाना बना रही थी तब भी तो पता था ना क्या बना रही हूँ, तब मना नहीं कर सकते थे क्या? अब किचन में जाकर कुछ और बनाओगे, फिर से बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा कर दोगे। मैं तो बर्तन धो धो कर परेशान हो गई हूँ। नीतू बेचारी इतनी परेशान होकर ये सब कहती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। श्रेया और विवेक अपने आप अलग से खाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को जब नीतू किचन में दूध गर्म करने आती है तो फिर से सिंक में उसे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा मिलता है। हे भगवान, हद हो गई। अभी डिनर के बाद मैं सारे बर्तन धोकर गई थी, फिर इतने सारे बर्तनों का पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? और ये केक बनाने का सामान यहाँ पर कैसे आ गया? पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। नीतू बेचारी किचन में दूध गर्म करने आई थी और उसे फिर से ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, और इस बार तो घर की मिक्सी और न जाने क्या क्या सब गंदा पड़ा था। बर्तन धोकर पूरे किचन को साफ करते करते उसे फिर से पूरा 1 घंटा लग जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है तूने? बहुत जोर से भूख लग रही है। आपने कल कहा था ना माँ जी कि आपका पोहा खाने का मन कर रहा है, तो नाश्ते में पोहा बनाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को पोहा खाने में मज़ा क्या आता है? अरे नाश्ता तो कम से कम थोड़ा तड़क भड़क होना चाहिए, जिसमें कुछ चटपटे मसाले का टेस्ट हो। इस पोहे में तो मुझे कोई स्वाद ही नहीं आता।
हाँ भाभी, और वैसे भी ना आज संडे है, तो संडे के दिन तो आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था ना। हाँ बहू, मेरा भी ना कल पोहे खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज तो पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कुछ और खाते हैं। तो सबके लिए आलू के पराठे बना ले। क्या? जब आप सबको आलू के पराठे खाने थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा और बर्तन भी डबल डबल इकट्ठा होंगे, सो अलग। नीतू बेचारी फिर से किचन में जाती है, सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाती है और सिंक में फिर से बर्तनों का पहाड़ लग जाता है। सब आलू के पराठे खाते हैं और नीतू सारे बर्तन धोकर अपने रूम में चली जाती है। यार बहुत दिनों से मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया। मूंग की दाल का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो चलकर बनाती हूँ। श्रेया किचन में मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए जाती है। मैंने हलवा बनाने के लिए दाल को भिगो कर तो नहीं रखा था, तो इंस्टेंट तरीके से ही हलवा बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पर देखती हूँ, शायद कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए। श्रेया यूट्यूब पर मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए इंस्टेंट रेसिपी ढूंढती है और मूंग की दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। दाल को धोकर सुखा लिया और भून भी लिया। अब इसे मिक्सर में पीसना पड़ेगा। श्रेया दाल को मिक्सर में पीसती है और फिर कढ़ाई में घी डालकर उसे भूनती है और दूसरी तरफ पतीले में चाशनी बनने के लिए रख देती है। लेकिन चाशनी बनाने के चक्कर में हलवा जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो इतनी मेहनत से ये सब किया था, ऊपर से हलवा जल गया। लेकिन मेरा तो हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अब सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। यहाँ श्रेया सूजी का हलवा बनाने में लग जाती है और उधर गैस पर रखा हुआ चाशनी का पतीला भी जल जाता है। हे भगवान, ये आज बार बार क्या हो रहा है? पहले कढ़ाई जल गई, अब पतीला भी जल गया। अगर भाभी ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, 2-4 बातें बोल भी लेंगे तो क्या हुआ, बर्तन तो उन्हें ही धोने हैं। श्रेया मूंग का हलवा बनाने के चक्कर में पूरा किचन फैलाकर चली जाती है। नीतू अपना बाकी का काम निपटाकर जैसे ही शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आती है तो किचन का हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है किचन का। इस घर में कितनी बार भी कितने भी बर्तन धो लो, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जले हुए बर्तन भी अब धोने पड़ेंगे। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और इस घर में बर्तन नहीं धो सकती। अब तो घर में बर्तन धोने के लिए कामवाली रखनी ही पड़ेगी। नीतू बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बर्तन धोने के लिए घर में एक कामवाली को रख लेती है। अच्छा गंगू सुनो, वैसे मेरी बात तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन तुम्हें हमारे घर में बर्तन धोने के लिए 3 टाइम आना होगा, या शायद कभी कभी 4 टाइम। अरे इतना टाइम बर्तन कौन धोता है? आपका घर है कि घर के अंदर ढाबा खोले लाए? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर बीच में कभी बर्तन धोने के लिए ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है। अब गंगू घर में बर्तन धोने आती तो सुबह शाम और दोपहर में तो उसे बर्तन धोने ही पड़ते, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा होने की वजह से नीतू उसे दिन में 2-3 बार और बुला लेती, जिस चक्कर में अब गंगू का दिमाग भी खराब हो गया। क्या करूँ यार, आज तो पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, जाकर बना ही लेता हूँ। विवेक किचन में पकोड़े बनाने आता है और पूरा किचन तहस महस कर देता है। कहीं स्लैब पर बेसन बिखरा हुआ था, कहीं चाय, और बर्तन तो उसने इतने इकट्ठे कर दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। नीतू थोड़ी देर बाद किचन में आई। हे भगवान, मुझे थोड़ी हिम्मत दो। अभी बेचारी गंगू थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोकर गई थी, अब उसे फिर से फ़ोन करूँगी तो वो भी क्या सोचेगी। लेकिन क्या करूँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। मुझे शाम के लिए खाना भी तो बनाना है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारे बर्तन अभी धो सकूं। नीतू गंगू को कॉल लगाती है। हेलो गंगू, देख मुझे पता है कि तेरे आने का टाइम अभी रात को है, लेकिन वो ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तू धोने के लिए आ जाना, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अरे देवा, माफ़ करना भाभी, लेकिन इससे अच्छा है मैं किसी ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेती। इतने बर्तन तो उधर भी इकट्ठे नहीं होते। देखो भाभी, मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मैं और आपके घर में काम नहीं कर सकती। सुबह से शाम जब देखो बर्तन बर्तन बर्तन। आप किसी और को काम पर रख लो, मैं नहीं आएगी। अरे गंगू, मेरी बात तो सुन। ना बोला ना, मैं आपके घर में बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो गई लिए। प्लीज़ मेरे को फ़ोन मत करना, वरना मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा। बाय भाभी। गंगू फ़ोन रख देती है और ये सुनकर कि गंगू ने काम छोड़ दिया है, नीतू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी मुश्किल से एक काम वाली मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। अब फिर से मुझे ये सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सारे बर्तन मैं धो सकूं। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा।
तभी नीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, एक काम करती हूँ, खाना खाने के लिए घर में डिस्पोजेबल ले आती हूँ, फिर बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब ये सोचकर नीतू घर में डिस्पोजेबल बर्तन ले आती है, लेकिन खाना बनाने के लिए घर वाले बाकी बर्तन इकट्ठा कर देते और डिस्पोजेबल में खाकर डस्टबिन के ऊपर डिस्पोजेबल बर्तनों का पहाड़ लगा देते और पूरा किचन किचन कम डस्टबिन ज्यादा लगता। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, समझ में नहीं आता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इतने डिस्पोजेबल बर्तन तो भंडारे में भी नहीं लगते होंगे जितने ये लोग एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। बस अब बात हो गया, मुझे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नीतू को तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ समय बाद उसके देवर की शादी होती है और घर में आती है नीतू की नई नवेली देवरानी कोमल। आज तुम्हारी पहली रसोई है कोमल, तो क्या बना रही हो खाने में? दीदी, मैंने सबके लिए मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, पुलाव, रायता और पूरियाँ बनाई हैं। सबको पसंद तो है ना? यहाँ पसंद तो सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग जरूर करना होता है इसलिए ज्यादा बुरा मत मानना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं दीदी, खाना बनकर तैयार हो गया है, बस अब सर्व करना बाकी है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोमल की पहली रसोई थी, वो सबको खाना परोसती है और सबको खाना बहुत अच्छा भी लगता है। वाह बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया भाई। हाँ कोमल, खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। खाना खा पीकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारे बर्तन धो देती हैं। थोड़ी देर बाद बहू ने खाने में हलवा बनाया था, लेकिन मेरा तो खीर खाने का मन था। अब मेरा खीर खाने को मन करता है तो मैं क्या करूं? वैसे खीर खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर खीर बनाकर लाती हूँ। मधु खीर बनाने के लिए जाती है और खीर बनाकर अपने कमरे में ले आती है। थोड़ी देर बाद श्रेया किचन में जाती है। पता नहीं आज दिन में पैनकेक खाने का मन क्यों कर रहा है। जल्दी से बना लेती हूँ, वरना अगर नीतू भाभी ने बनाते हुए देख लिया तो फिर से सुनाएंगी, इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। श्रेया भी पैनकेक बनाकर ले जाती है और उसके साथ अपने लिए मिल्क शेक भी बनाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल किचन में पानी पीने के लिए आती है तो किचन में इतने सारे बर्तन देखकर हैरान रह जाती है। अरे, अभी तो मैं और दीदी सारे बर्तन धोकर गए थे, तो किचन में इतने सारे बर्तन कहाँ से इकट्ठे हो गए? उसके बाद तो हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तभी नीतू चाय बनाने के लिए किचन में आती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। सबके खाना खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए थे ना, तो फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो रोज़ ऐसा ही होता है। मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो किचन में बर्तन ही बर्तन होते हैं। सबके अपने अपने अलग टेस्ट है, तो कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ, लेकिन सब बस बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं, धोने में कोई मदद नहीं करता। क्या? अगर ऐसा है तो हमें बर्तन धोने के लिए घर में किसी मेड को रखना चाहिए, वरना तो हम पूरा दिन बर्तन ही धोते रहेंगे। ये भी करके देख लिया मैंने कोमल, लेकिन इतने बर्तन धोते धोते मेड भी परेशान होकर काम छोड़कर चली गई थी। इसीलिए तो मुझे ये सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, आपके ऊपर काम का प्रेशर अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलो, कोई तो घर में आया जिसने मेरे बारे में भी सोचा। आखिरकार एक बहू का दुख एक बहू ही समझ सकती है। अभी तो कोमल के लिए ये बस एक ट्रेलर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि जब इतने बर्तन धोने पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। ससुराल में कुछ दिन बीतते हैं और उसके ससुराल में उसका आधे से ज़्यादा समय अपनी जेठानी के साथ बर्तन धोने में ही चला जाता। तभी कुछ दिन बाद कोमल किचन में पानी की बोतल लेने आती है तो देखती है उसकी ननद श्रेया किचन में कुछ बना रही है और उसने ढेर सारे बर्तन इकट्ठा किए हैं। अरे श्रेया, तुम ये क्या बना रही हो? अभी अभी तो सब लोगों ने खाना खाया। हाँ भाभी, खाना तो खाया, लेकिन मेरा ना फ्रूट कस्टर्ड खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में सैंडविच भी बनाई है। मूवी देख रही थी ना तो खाने का मन कर गया। अरे लेकिन 2 चीज़ें बनाने में इतने सारे बर्तन कैसे इकट्ठा हो गए? तुम्हें थोड़े देखकर बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए ना। दीदी और मैं इतने सारे बर्तन धोने में बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाभी, बर्तन धोने में क्या परेशान होना, बस साबुन लगाकर पानी से ही तो धोना है। और वैसे भी असली मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, इसलिए जो खाने का मन करता है वो तो हम लोग अलग से खुद ही बना लेते हैं ना। आपको तो बस सबके लिए नॉर्मल खाना बनाकर बर्तन धोने होते हैं। कोमल को श्रेया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है
लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं कहती। वो सीधी नीतू के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। दीदी आप ना बहुत भोली हो, इसीलिए सब आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। घर का काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती। कोमल भी तो इस घर की बेटी है, तो उसे भी तो काम करवाने में हमारी मदद करवानी चाहिए ना। और वैसे भी वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, तो हमारी मदद आसानी से कर सकती है। अरे लेकिन उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कोमल, वो कुछ नहीं करने वाली। कैसे नहीं करेगी? हम शाम को खाने के टाइम इस बारे में बात करेंगे। दोनों बहुएं शाम को टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। तभी कोमल बात छेड़ती है। हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी, बात यह है कि हम दोनों घर का काम करते करते बहुत थक जाते हैं और हमारे घर में कोई मेड भी काम करने को तैयार नहीं है। साफ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन बर्तन हर 2 घंटे में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए श्रेया को भी घर के काम में हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे लेकिन जब मेरी 2 भाभियाँ हैं तो मुझे घर में काम करने की क्या ज़रूरत है? दोनों है तो सही घर का काम करने के लिए। अरे हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक काम करने की कैपेसिटी है। हमारे पास घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता और इतनी थकान हो जाती है। ऊपर से जब देखो तब किचन में बर्तन इकट्ठा रहते हैं। और तुम तो कह रही थी ना, मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, बर्तन धोने में नहीं। तो आज से कम मेहनत वाला काम तुम करना। मतलब कि आज से घर में जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे वो सब तुम धोना और बाकी का जितना भी काम होगा वो मैं और दीदी देख लेंगे। हाँ श्रेया, कोमल ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी हमेशा से नीतू घर का काम करती आई थी। अब कोमल और नीतू मिलकर घर का काम करती है, लेकिन तुमने कभी उनके काम में मदद नहीं की। तुम भी तो घर की बेटी हो, तो तुम्हें भी अपनी भाभीयों की मदद करवानी चाहिए ना। क्यों पापा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, काम में मदद तो करवानी चाहिए। श्रेया बेटा, आज से तुम घर के सारे बर्तन धोना और बाकी सारा काम तुम्हारी भाभियाँ संभाल लेंगी। कोमल ऐसी हाजिर जवाबी से सबके सामने अपनी बात रखती है कि श्रेया को घर के सारे बर्तन धोने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। और जब ये जिम्मेदारी खुद श्रेया पर आती है तो वो घर के 3 टाइम के खाने के अलावा बाकी घर के किसी सदस्य को अलग से कुछ बनाने की इजाज़त ही नहीं देती और घर वालों की आदत के साथ साथ अपनी आदत भी सुधार लेती है। इसीलिए कहते हैं, जब तक जिम्मेदारी खुद पर ना पड़े तब तक इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में शालू अपने बेटे ऋषि, बहू सिया और बेटे टीना के साथ रहती थी। सिया जब से शादी करके आई थी तब से उसकी ज़िंदगी जैसे एक बड़ा स्ट्रेस बॉल बन गई थी। नाना, ऋषि तो बहुत प्यार करता था उससे, पर यहाँ हर वक्त महायुद्ध चलता रहता था। कैसे? चलिए देखते हैं। शालू अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उनकी बेटी टीना घर आती है, जींस और टी शर्ट पहनी हुई और हाथों में एक पार्टी का गिफ्ट बैग भी है। टीना, ये क्या पहन रखा है तुमने? कोई शर्म वरम बची नहीं है क्या तुम में? यह सब बेच खा कर आई हो तुम? मॉम, एक तो रात के 1 बजे ऐसे डराने का क्या मतलब है? मैं जैसी गई थी वैसे ही तो आ भी गई ना। ये रात रात भर जगे रहने का क्या सेंस है, बताओ तो। और दूसरी बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये फालतू की कन्वर्सेशन में। आई एम गोइंग, ओके? इतना कहकर टीना अपने रूम में चली जाती है। पीछे से शालू और सिया बात करते हैं। ये टीना को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये लड़की कभी नहीं समझेगी कि मैं इसे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अरे इसे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये सिलीगुड़ी है, कोई बम्बई नहीं है जहाँ ये सब नॉर्मल है। लोग देखते हैं, 4 बातें करते हैं, अरे अजीब नज़रों से देखते हैं, पर इसे तो कुछ भी कह दो तो इस पर चांदी चढ़ जाती है। और तुमने देखा कैसे ये ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। यह है क्या कोई अच्छे घर के बच्चों के लक्षण कि बड़ों पर चिल्ला कर बात करी जाए? माँ जी, आप सही कह रही हैं। दीदी को चिल्लाना नहीं चाहिए था, ये मैं भी मानती हूँ, पर आप भी ना पीछे नहीं हटती हैं। वैसे अभी ना बहुत देर हो गई है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह चाय पीते समय, सिया, कल रात को तुम्हारा प्रवचन अधूरा रह गया था ना, तो आज सुना दो अभी। यह आपकी प्रॉब्लम है माँ जी, आप कभी नहीं सुनती और जब सुनाने पर आती हैं तो ऐसा सुनाती हैं कि सामने वाले के दिल को चीरती हुई निकलती है। हाँ, अब तो भी सुना दे मुझे। शादी से पहले माँ बाप की सुनो, शादी के बाद सास की, फिर पति की, फिर बच्चों की।
और अब तो बहू की भी। वाह रे भगवान वाह, बहुत इंसाफ दिलाया है तूने। अरे माँ जी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, 2 मिनट। नहीं सिया, ये मेलोड्रामा चलने दो इनका, इनका यही नेचर है। वैसे तो आते जाते सब पर बरसेंगी, पर जब भी इन पर बात होती है तो ये ऐसे ही अवॉइड करती हैं। इतने में टीना भी बाहर आती है। और नहीं तो क्या, इनका तो ये पूरे दिन का काम है, बस उठो, डांटो, रो लो, खा पी लो और सो जाओ। कुछ काम धाम तो है नहीं। और हाँ हाँ करम चली, तू भी आके बोल ले, तेरी ही कसर रह गई थी। बहू तू एक काम कर, एक बच्चा कर ले और उसे जल्दी ही बोलना सिखा देना, फिर वो भी तुतलाते हुए मुझे कसूरवार ठहराना सीख जाएगा, है ना। और भी कोई बच गया हो तो आओ, मुझे सुनाओ, आ जाओ। बस करो माँ, मुझे तो यहाँ मन ही नहीं करता रहने का। जा आप देखो, चिक चिक किट किट करती रहती हो यहाँ पर, तंग आ गई हूँ मैं। टिया प्लीज़ अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। हम यहाँ सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम और आग में घी डालने का काम कर रही हो। अरे इसकी तो आदत है, ये अलग में घी नहीं डालती है बहू, ये तो घासलेट का कनस्टर लेकर स्वाहा करती है। वेरी फनी एंड प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। आप और आपकी छोटी सोच के साथ मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। छोटी सोच? व्हाट छोटी सोच? छोटी सोच होती ना बेटा तो अब तक 2 चोटियों में बांध कर रखती और 18 की होते ही शादी करवा देती। इतनी छूट दे रखी है, तब भी सिर्फ शिकायत है। अरे रात के 2 बजे ऐसे क्या आग लगी है जो बाहर रहना होता है? मम यही तो बात है, मैं नेटवर्किंग करती हूँ, मेरा काम है लोगों से मिलना, उनसे सीखना, समझाना, उनको यूटिलाइज करना अपने बिजनेस के लिए। अरे कौन सा बिजनेस है? कौन सा ऐसा बिजनेस है आपका महारानी साहिबा? और यह कौन सा काम है जो रात में ही करना होता है? भूत प्रेत घूमते हैं रात में। ऐसी बेतुकी बातें और फालतू के एक्सक्यूज ना मुझे मत दिया कर, माँ हूँ तेरी, इतना बेवकूफ़ मत समझ मुझे। मॉम आप तो हो 2024 में, पर आपकी सोच अभी भी 1900 की आंटियों जैसी है। इनमें बड़े लोग भी घूमते हैं और कोई मेरे लिए क्यों अपना शेड्यूल चेंज करेंगे? ये दिन में काम करते हैं और रात में नेटवर्किंग। मुझे उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जितनी आप बना रही हैं। टीना अपना मुंह बंद रख। क्यों रखो बंद? क्या कर लोगी आप? हैं क्या कर लोगी? इसकी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है। रिशु, सिया, इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता ढूंढो और निकाल दो बाहर इस लड़की को। ओए माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकती जाओगी, समझी? तुम क्या निकालोगी मुझे बुढ़िया? मैं खुद इस घर से निकल रही हूँ। हाँ। और ऐसा कलेश हो जाता है घर में मानो कोई तूफान आ गया हो। दोनों तरफ से माँ और बेटी एक दूसरे पर तीर फेंके जा रही थी। टीना अपने कमरे में जाकर आनन फानन में बैग में कपड़े डालती है और घर से निकल ही रही थी कि तब हाँ हाँ दफा हो जाए यहाँ से। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं एक बेटे की माँ ही बन के रहूं। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जो माँ का खून गर्म करते और हर बात पे उसका तिरस्कार। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे भी कोई शौक नहीं है या आप जैसी डायन औरत के साथ रहूं। अरे लोग तो सास को कोसते हैं, पर मुझे तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया अपनी सगी माँ के साथ ही। मेरी सास जितनी भी घटिया होगी आपसे तो कम ही होगी, आई एम श्योर। हाँ हाँ तो अब लाइसेंस मिल जाएगा ना यशी करने का। और क्या काम करेगी तू? हैं एक कप चाय के अलावा तो तुझे कुछ आता नहीं। सड़क पे भीख मांगेगी या फिर नाचेगी? बस करिए आप दोनों प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ये क्या चलता ही जा रहा है सुबह से? दोपहर के 2 बज रहे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं ना पिया है। ऋषि आज फिर काम पर नहीं गया है। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से आपको कि बस बिल्लियों की तरह एक दूसरे के ऊपर पंजा मारती ही जा रही है, मारती ही जा रही। और टीना तुम इस घर से नहीं जाओगी कहीं भी। तुम पागल हो, मैं नहीं। तुम्हें और माँ जी को किसी बात की सेंस ही नहीं है, पर मुझे तो देखना पड़ता है ना, समाज में हमारी इज्जत है और उस इज्जत को बनाए रखना पड़ता है। इसलिए तुम घर के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ, ओके? टीना कुछ सोचती है फिर कहती है ठीक है, पर मैं कोई काम नहीं करूँगी। लोल, वो तो तुम वैसे भी नहीं करती हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड?
मुझे तुम्हारे और माँ के मुंह भी नहीं लगना। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं और सिया बाहर टहल कर आते हैं और आने के बाद मुझे तुम्हारा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में दिखना चाहिए, समझी? हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारी खिदमत में सामान भी हम ही शिफ्ट करें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये कहकर टीना ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी करती है। सिया और ऋषि बाहर पार्क में जाते हैं। देखा तुमने ऋषि, कैसे बिहेव करते हैं दोनों। ये रोज़ का हाल है। न माँ जी टीना को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही टीना चुप रहती है। एक बार चुप रह के देख ले, शायद मम्मी जी चुप हो जाए, पर नहीं। वो कहती है माँ के साथ कुछ भी करो, वो तो साक्षात नीम का पेड़ है। तुम तो ये सब अभी अभी देख रही हो सिया, मैं तो ये बचपन से देखता रहा हूँ। माँ हमेशा समाज, मर्यादा, अनुशासन में विश्वास रखती आई है। पापा के जाने के बाद भी तुमने देखा ना, विधवा का रूप पूरी तरह से धारण किया है। बस ऐसी है माँ, ज़िद्दी। जो बात उनके दिमाग में आ गई तो वो 100% उसे बोल के या करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वैसे तो ये अच्छी बात है ऋषि कि मम्मी जी अपनी बात सामने रखती हैं, पर रखने का एक तरीका भी तो होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दो। तुम ठीक कह रही हो, अब लाना ही पड़ेगा इन दोनों को लाइन पर। दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। अगले दिन, मम्मी जी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर। वो वर्किंग वुमेन है और शाम को ऑफिस के बाद सीधा यहाँ आएंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बुलाना ज़रा, मैं भी तो देखूं कैसी होती हैं ये लड़कियाँ। सुबह अपने घर का काम छोड़कर बगल में पर्स टांग कर और हिल की टक टक करते हुए ऑफिस मटकते हुए जाती हैं। जी मम्मी जी, उसी के तो पैसे मिलते हैं उन्हें, है ना? वो रोज़ बस यही करती हैं, पर्स टांग कर मटक कर जाती हैं और फिर वैसे ही वापस आती हैं, और महीने के अंत में उन्हें सैलरी भी मिलती है। तू ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, तेरी एक ननद काफ़ी है ऐसी बदतमीज़ी करने के लिए। फिर शाम को सिया की फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। जीन्स, टॉप, फॉर्मल स्कर्ट्स, पैंट्स में वो काफ़ी अच्छी और स्टाइलिश लग रही थी। आ गई तेरी सहेलियाँ, ज़रा देखे तो कैसी है ये। हाय राम, ये क्या पहना है इन लड़कियों ने। क्यों आंटी जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे तो लग रहे हैं। अब ऑफिस जा रहे हैं तो यही सब तो पहनेंगे हम। हाँ आंटी जी, यही तो फॉर्मल वेयर पहनते हैं ऑफिस में, वरना क्या आपकी तरह साड़ी और सूट पहन के घूमे हम। इतना कहकर सिया की सहेलियाँ ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसती हैं। शालू वैसे तो समझ रही थी उनकी बात और उस पर सोच भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इतने सालों की सोच बदलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो अब भी सोचती है कि लड़कियों को कायदे से रहना चाहिए और जीन्स पैंट पहनने वाली लड़कियां बदचलन होती हैं। तो आप में से कोई भी मुझे लगता नहीं कि अपना घर संभालती होगी। बस काम वाले के हाथ में सौंप दो अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, और यहाँ बैठकर चिल करो, है ना? यही तो सोचती हैं आजकल की लड़कियाँ। ये बात सुनकर सभी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। पहले तो वो चुप रही, पर फिर अचानक वो लोग फिर से हंसने लगे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? आंटी जी, मैं अपनी कंपनी में एचआर की प्रेसिडेंट हूँ। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। कॉलेज के समय से मैंने शादी, बच्चे सब इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किए हैं, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। पर आपको पता है, मेरे घर पे अगर किसी के यहाँ फंक्शन हो या घर पे कोई बीमार हो तो सबसे पहले सब मुझे ही बोलते हैं उसे संभालने के लिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। रही बात मेरे कपड़ों की, तो शायद मेरे कपड़े आपके लिए ठीक ना हो, विच इज़ फाइन, पर ये मेरी पहचान है। और आंटी, मुझे अपनी सास की देखभाल के लिए जॉब छोड़नी पड़ी, पर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। एक कंपनी के लिए कहानियाँ लिखती हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरी तो सास, जिन्होंने आजीवन घूंघट में बिताया, उन्हें मेरे कपड़ों से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं होती आंटी, सोच में होती है। हाँ जी, और कपड़े हमारे कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। आपको शायद इतने साल साड़ी पहनकर अब उसमें कंफर्टेबल फील होता होगा, पर मुझे तो जीन्स या स्कर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। किसी को सूट में कंफर्टेबल लगता है। अब ये तो हर इंसान की निजी पसंद होती है ना, इस पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं? ये कैसे किसी को कहे कि यार ये पहनो और ये मत पहनो? आई नो दिस इज़ रिडिक्यूलस। एनीवे, हम चलते हैं। सिया, नमस्ते आंटी जी। इतना कहकर दोनों सहेलियां चली जाती है वहाँ से। उनके जाने के बाद, देखा मम्मी जी,
इतने बड़े पोजीशंस पर होके भी वो लोग बिल्कुल घमंड नहीं रखती हैं। बेशक वो फॉर्मल्स और जीन्स पहनती हैं, पर संस्कार वो तो एकदम सही है उनके। कपड़ों पे मत जाइए, इंसान की सोच, उसकी नीयत को देखिए मम्मी जी। हाँ बहू, वैसे तो ठीक ही कह रही है तू, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? टीना को ऐसे नहीं देख सकती मैं। मुझे उसके कपड़ों से ज़्यादा दुनिया के बुरे लोगों का डर लगता है। तू देख रही है ना आज कौन ही सेफ है। ऊपर से ये लड़की रात को 2-2 बजे आती है। बेटा टीवी पर कहना कि समाज बदलो, सोच बदलो, ये सब बहुत आसान है, पर ये सब देख के मुझे एक इंसान दिखा दे जो सही हुआ है क्या कोई? नहीं ना। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता होती है, इसीलिए मैं टोकती हूँ। अच्छा बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर सोना है मुझे। ये कहकर शालू जी तो चली जाती है, पर सिया के मन में एक नया नज़रिया छोड़ के चली जाती है। अब सिया वैसे सोचती है तो उसे वो बात भी ठीक लगती है। वो सोचती है शाम को टीना से बात करेगी। शाम में, अरे टीना, तुम फ्रेश हो गई? मैं आ जाऊँ थोड़ी देर? अरे वाह भाभी, आप यहाँ आइए ना। तो टीना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी जैसे प्रॉब्लम क्या है? वो तो जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा, तो मम्मी ने आपको कहा ना? ये मैं जानती हूँ, ये इन्हीं के शब्द हैं। भाभी, केयर करना एक बात होती है, पर किसी पे बंदिश लगाना एक और। आप बताइए मुझे, क्या उन्हें सिर्फ मेरी केयर है? कभी कभी भाई भी तो लेट आते हैं ना, तो उसका काम है और मेरा काम बस टाइम पास। अगर मैं लेट आ रही हूँ तो आप पूछो ना कि बेटा क्या चल रहा है, दिखाओ, बताओ, समझाओ क्या कर रहे हो। ये समझ में आता है मुझे, पर बिना किसी बात पे किसी पर बरसना, ये कहाँ की सेंसिबल बात हुई भला? और एक बात, आप शायद कहेंगी कि वो लड़का है, पर अगर भैया लड़के हैं तो क्या वो सच में सेफ है? हाँ, कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, पर क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता? उन्हें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाभी। और मैं किसी क्लब में क्या साड़ी पहन कर जाऊँ? जहाँ जो ड्रेस कोड है मैं वही तो फॉलो करती हूँ। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, ना कि वक्त चले जा रहा है और हम बैठे 17वीं सदी में। और अगर कोई बात समझानी होती है ना, तो प्यार से भी समझाई जा सकती है। ये लाउड स्पीकर जितनी तेज़ आवाज़ करोगे तो लोग सही को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 1000 बार कहा है माँ से कि थोड़ा आराम से बात करो, लेकिन नहीं, उन्हें लगता है कि बुलंद आवाज़ से ही पता चलेगा कि घर का मुखिया कौन है। इसलिए भाभी, मुझे वहाँ नीचे रहना ही नहीं था, मैं यहाँ ऊपर ही ठीक हूँ। पर टीना, रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते हैं और ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। वो बड़ी है तुमसे, और बाकी सब सपने होते हैं। और अपने अपने होते हैं, यही ना। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, पर देखा ना उसमें धर्मेंद्र कैसे सनी और बॉबी के साथ बात करता है प्यार से। तो बस प्यार दो, प्यार लो। ये कहकर टीना अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चला रही होती है और अपनी दुनिया में खो जाती है। उधर सिया ऋषि से फिर बातें करती है और एक और प्लान बनाते हैं दोनों। अगली सुबह, मम्मी जी, मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, आप बाकी सब देख लेना, ओके, बाय। ये कहकर सिया जींस और एक क्रॉप टॉप पहनकर बाहर निकलने लगती है कि शालू कहती है, अरे ये क्या पहन रखा है बहू? बस करिए मम्मी जी, आप इतनी रोक टोक लगाना बंद करिए ना। मैं बड़ी हो गई हूँ और ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ माँ, क्या हर समय पीछे पड़ी रहती हो सबके? कोई और काम नहीं है क्या आपको? तभी टीना वहाँ आती है। ऋषि और भाभी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? वो बड़ी है ना आपसे, और आपकी भलाई के लिए तो कह रही है। हो गया कि और बकवास बाकी है तुम्हारा? हाँ, तुम कल की पैदा हुई लड़की मुझे सिखाएगी? हाँ बहू, अपनी जुबान पर लगाम लगा। मेरी बेटी के लिए खबरदार जो गलत शब्द निकाले तो निकालूंगी, मैं तो गालियाँ भी निकालूंगी, कर लो जो करना है। और वैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों टोकती रहती हैं आप, बताइए। इस बार टीना कहती है, मैं जानती हूँ ये बहुत कुछ कह जाती हैं, पर वो हमारी भलाई के लिए कहती हैं। पापा के जाने के बाद समाज के लोग इन्हें बुरी नज़र से देखते थे, जिसके लिए इन्होंने हमेशा अपने आप के साथ मुझे भी प्रोटेक्ट करके रखा। और मैं जानती हूँ मैं ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, पर मेरे दिल में मम्मी के लिए सिर्फ प्यार है। मम्मी, मैं बिज़नेस भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आगे जाके आपको कभी एक एक पाई के लिए तरसना ना पड़े। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगी मम्मी। हाँ बेटा,
मैंने समाज की बेकार बातें तुझ पर थोप दी। जा मेरी बच्ची, फतेह हासिल कर, हम तेरे साथ हैं। बस यही था, हो गया मिलाप। हाँ और क्या, चलो जाओ तुम दोनों। आज तो शाम को मैं टीना के साथ क्लब जाऊंगी, और वो भी स्कर्ट पहनकर। हैं? बाप रे, नहीं मम्मी आप रहने दो प्लीज़। अरे क्यों, चुप कर तू, मैं आऊंगी समझी। और तू और दोनों के बीच में 2 मिनट की शांति फिर तूफान बन जाती है, और सिया और ऋषि वहां से खिसक लेने में ही भलाई मानते हैं। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और बहन जी, आपका रोना देखकर तो हमारा दिल भी भर आया। देखिए, हम समझते हैं प्रिया आपकी इकलौती बेटी है। अपनी इकलौती बेटी को विदा करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। सिर्फ आधे घंटे का ही तो रास्ता है। जब भी आपका दिल करे आप बिटिया से मिलने चले आइएगा। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप। माना कि बिटिया को विदा करने में हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई, बिटिया कलेजे का टुकड़ा होती है, ऐसे ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी और को तो सौंपा नहीं जाता। लेकिन आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि हम हर चौथे दिन आपके घर आकर बैठ जाएं। अरे भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बेटी के घर का 2 बूंद पानी पीना भी एक बाप के लिए पाप के समान होता है, और हम अपने जीते जी तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते तो क्या जीवन भर बेटे के घर नहीं आएंगे? आपकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब आप उसके ससुराल जाकर देखेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे आप हमारे घर आकर पानी ना पिए, लेकिन समय समय पर बेटी के घर जाना ज़रूर चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है भाई साहब कि आपके जैसी ऊंची सोच वाले लोगों के यहाँ हमारी बेटी शादी करके जा रही है, क्योंकि जिसकी सोच इतनी ऊंची है वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम बिटिया से मिलने ज़रूर आएंगे। राम प्रसाद प्रिया को अपनी इकलौती बेटे ध्रुव के लिए ब्याह कर लाए थे। राम प्रसाद जी के 2 ही बच्चे थे, बेटा ध्रुव और बेटी चिंकी। कई सारी लड़कियां देखने के बाद अंत में उन्हें अपने बेटे ध्रुव के लिए प्रिया जंच जाती है, और शादी करके प्रिया राम प्रसाद जी के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद अरे भाग्यवान, हम तो हमेशा यही सोचते थे बेटे की शादी करेंगे, पता नहीं कैसी बहू आएगी, कैसे समधी मिलेंगे। लेकिन जब से ललित जी से मिले हैं, हमें तो उनके संस्कारों पर बड़ा गर्व है। आज के ज़माने में उन पुराने संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं जिन्हें हम सब कब के भूल कर आगे बढ़ गए हैं। ठीक कह रहे हैं जी। मैं भी शीला बहन को समझा बुझा कर आई हूँ कि अपने मन पर कोई बोझ ना रखें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बिटिया के घर का पानी पीना पाप माना जाए। हम पुराने विचारों वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। उनके संस्कार देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अभी तक मान रहे हैं। देखो भाग्यवान, इतने अच्छे लोग मिले हैं तो तुम भी उनके साथ व्यवहार अच्छा ही बना कर रखना। कभी इस बात के घमंड में मत आना कि तुम लड़के की माँ हो। बीच बीच में फ़ोन करके उन्हें यहाँ का हालचाल देते रहना। वो तो अपनी तरफ से यहाँ आना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समय पर यहाँ आने के लिए न्योता भेजते रहें। आखिर किस माँ बाप का दिल नहीं चाहेगा कि वह अपनी शादीशुदा बेटी को आकर मिले। राम प्रसाद और उसकी पत्नी शांति दोनों ही समधी समधन के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे। अरे बहन जी, कई दिन हो गए आप लोगों के दर्शन नहीं हुए। मैं तो कहती हूँ इस रविवार को आ जाइए आप लोग, मिलना जुलना भी हो जाएगा और बहू भी खुश हो जाएगी। माँ बाप को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब बहन जी आप इतने प्रेम से बुला रही हैं तो इनकार भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हम दोनों रविवार को आ जाते हैं। रविवार के दिन प्रिया के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए थे। प्रिया बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो और अपने मम्मी पापा का खूब स्वागत करो। अरे नहीं बहन जी, हमने आपको पहले ही बताया था ना, बिटिया के घर का तो पानी भी हमारे लिए पाप है। हमारे यहाँ बिटिया के घर का खाना नहीं खाया जाता। समधन जी, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। अब आप इतनी दूर से आए हैं और अभी यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप इतनी ज़िद कर रही हैं बहन जी, तो ऐसा करिए, बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते, बाहर का तो पी ही सकते हैं। हाँ बहन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही।
ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम अभी आपके लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक और कुछ नाश्ता मंगवा देते हैं। शांति देवी समधी समधन के लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, कचौड़ी वगैरह मंगवाती है और उन्हें नाश्ता करवा देती है डिनर के समय। अरे बेटा प्रिया, अब तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर का खाना तो खाएंगे नहीं। ऐसा करो भाई, उनके लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो तुम। अब हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना कि हम सब भरपेट खाना खाएं और वो लोग बेचारे यूं ही हमारा मुंह देखते रहे। ठीक है पापा जी, मैं मम्मी पापा की पसंद का खाना ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मेरे मम्मी को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, वही मंगवा देती हूँ उनके लिए खाना खाने के बाद। वैसे तो रात में खाना खाने के बाद हमको चाय पीने की आदत है, लेकिन अब हम बिटिया के घर का तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सो जाते हैं। कल तो हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अरे भाई साहब ठहरिए तो सही। देखिए, आप बेटी के घर का पानी और खाना तो खा नहीं सकते, पर पैग तो लगा सकते हैं ना। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? देखिए, अब समधी समधी साथ में बैठे हैं और महफिल ना जमे, ये तो गलत बात हो गई भाई। भाई साहब, बात तो आपकी ठीक ही है भाई, पानी नहीं पी सकते, शराब तो पी सकते हैं। चलिए ठीक है, मंगवा लीजिए। फिर तो आज हो ही जाए, मिलकर जमा दें महफिल। अरे सुनती हो, हम समधी जी के साथ ज़रा 2-2 पैग लगा रहे हैं, तुम ज़रा चखने में कुछ बढ़िया सा बना दो। चखना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये बताइए समधी जी खाएंगे? वो तो हमारे घर का कुछ भी नहीं खा रहे। अरे बहन जी, खाना नहीं खा सकते, चखना खा सकते हैं। आप ऐसा करिए, बढ़िया पकौड़े बना दीजिए। कई दिनों से पकौड़े खाए नहीं है और चटपटे कुरकुरे पकौड़ों के साथ मज़ा ही कुछ और होता है। जी भाई साहब, ठीक कहा आपने। आप बैठिए, महफिल सजाइए, तब तक हम इंतज़ाम करके आते हैं। दोनों समधी बैठकर शराब पीने लगते हैं 2 पैक के बाद। वाह वाह भाई साहब, वाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, मज़ा आ गया। चलिए, अपना तो हो गया, अब सो जाते हैं। अरे भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप उठकर चल दिए। अरे बैठिए ना, ऐसे मौके कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते। ऐसे भी क्या जल्दी है सोने की? अब समझ में आया भाई साहब, आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। इसका मतलब सिर्फ शर्मा रहे थे आप। अरे भाई साहब, अब जब टिकाने के लिए बैठ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। खोलिए खोलिए बोतल, अब तो जब तक मज़ा नहीं आ जाएगा ना, तब तक चलने दीजिए। राम प्रसाद कई बार अपने समधी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समधी तो जैसे अब फैलते ही जा रहे थे। देर रात 11 बजे उनकी बोतल खाली होती है और उसके बाद राम प्रसाद और उनके समधी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ही उनकी वापसी थी, इसलिए वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह। अरे भाई शांति, कल तो समधी जी के साथ सच बताया तो मज़ा ही आ गया, वरना हम तो 1-2 पैक पीने के बाद हाथ झाड़ लिया करते थे, लेकिन उन्होंने तो कल बोतल ख़त्म होने तक उठने ही नहीं दिया। राम प्रसाद को पता नहीं था कि ये एक दिन का मज़ा उसके लिए अब आने वाले दिनों में सज़ा बनने वाला है। प्रिया के पापा को राम प्रसाद के घर की दारू और चखना ऐसा मुंह लगा कि अब तो हर शनिवार को बिना बुलाए अपनी पत्नी के साथ उनके घर आ धमकते। दिन भर वो पहले पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन की दावत उड़ाते और फिर उसके बाद पीने पिलाने का दौर चल पड़ता। एक दिन पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे भाई साहब, ये दीनानाथ जी आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ भाई साहब, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? भाई साहब, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए ना, पीकर हाई हो रखे हैं आपके रिश्तेदार, और हमारे घर के सामने वाली नाली में गिर पड़े थे। अब नाले से निकाल के आपके दरवाजे तक तो हम पहुंचा दिए हैं, अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। पड़ोसी के जाने के बाद। अरे भाई साहब, तभी तो मैं कहता हूँ ना, इतना नहीं पीना चाहिए। 2-3 पैग पीने के बाद लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यही सब देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉलोनी में हमारी थोड़ी इज्जत है, आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप थोड़ा ख्याल रखिए। प्रिया बेटा, जाओ अपने पापा के लिए 1 गिलास नींबू पानी लेकर आओ, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है इनको। नींबू पानी? ना 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 ना, राम 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 राम, बेटी के घर का पानी, वो भी मैं नहीं नहीं नहीं, भगवान बचाए इस पाप से। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितने बड़े धर्मात्मा हैं। बेटे के घर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन दारू पी सकते हैं। सुनिए जी, अब बहुत हो गया आप लोगों का पीने पिलाने का कार्यक्रम। मैं कहती हूँ बंद करिए, यह हर शनिवार को समधी जी को यहाँ बुलाना।
अरे भाग्यवान, मैं कौन सा इनको हर शनिवार को यहाँ बुलाता हूँ, या खुद ही चले आते। मुझे इनको बुलाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद शर्मिंदगी होने लगी है। आज ये पड़ोसियों के यहाँ नाले में गिर पड़े थे। पिछले सप्ताह वर्मा जी शिकायत कर रहे थे कि आपके समधी पीकर हमारे घर में घुस आए और 2 घंटे पका कर गए। अरे भाई, हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। शादी के समय तो बड़े धर्मात्मा बने घूम रहे थे दोनों पति पत्नी। बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगे, और अब देखो हर शनिवार को दावत उड़ाने के लिए चले आते हैं दोनों के दोनों। मैं तो कहती हूँ आप इन लोगों को भाव देना बंद करो, वरना गले की हड्डी बन जाएंगे ये लोग। ठीक कहती हो तुम। कुछ दिन बाद, माँ जी वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरे भैया के लिए लड़की देखने की बात चल रही है, इसलिए मम्मी पापा और भैया सब लोग आज शाम को हमारे यहाँ आ रहे हैं। लड़की को ना हमारे घर का एड्रेस दे दिया है। लड़की वाले यहीं आ जाएंगे और देखने दिखाने का कार्यक्रम भी हो जाएगा। बहू के जाने के बाद ये लो, इनके भाई की शादी के लिए लड़की भी यहीं से देखी जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, महीने भर बाद पता चले कि शादी भी हमारे घर से ही कर रहा है ये लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ठीक कह रही हो भाग्यवान। पिछले 8 महीने में जितनी बार समधी जी और समधन जी के लिए हमने बाजार से ये पिज्ज़ा, फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया है ना, इतना बाहर का खाना तो हमने पिछले 18 सालों में नहीं खाया। अरे भाई, बाहर का खाना कभी कभार महीने 2 महीने में ठीक लगता है। ये लोग तो हर शनिवार इतवार यहाँ आकर पिज्ज़ा और चाउमीन खाते हैं। पैसों की तो बर्बादी हो ही रही है, ऊपर से हमारी प्राइवेसी में जो दखल हो रहा है उसकी तो बात ही अलग। अरे बाकी सब तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने नोटिस किया कुछ? किस बारे में बात कर रही हो भाग्यवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अपनी बेटी चिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा कि नहीं, जब भी समधन जी अपने टिंकू को लेकर हमारे घर आती है, चिंकी कुछ ज़्यादा ही उनके आगे पीछे मंडराती रहती है। कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है ना इन दोनों के बीच में? अब अगर तुम्हारे मन में डाउट आ ही गया है तो बुलाओ चिंकी को, सच क्या है वो खुद ही बता देगी। चिंकी बेटा, यहाँ देखो, प्रिया के घर वाले यहाँ टिंकू के लिए लड़की देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस टिंकू का ध्यान उस लड़की से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर था, और तुम भी उस टिंकू के आगे पीछे घूम रही थी। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ क्या बात है? ठीक है मम्मी, अब जब आप सब कुछ समझ गई हैं तो मैं खुलकर बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस टिंकू की शादी किसी रीना टीना के साथ हो। मुझे ना टिंकू बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। है ये देखो, गजब बेशर्मी है। अरे हम फटकारने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं और तुम बेशर्मों की तरह माँ के साथ मुंह जोरी कर रही हो। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। जवान बच्चे हैं, ऐसे चीखने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। ठीक है चिंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम नाराज़गी दिखाओगी, मना करोगी, उसके बाद भी बच्चों की पसंद नापसंद पर तो जोर नहीं चला सकती। अब अगर इसे वो पसंद है तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम खुशी खुशी इसका हाथ दे दें। अच्छा, एक बच्चे की शादी उस परिवार में करके तो हम आज तक अपना सर पीट रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता भी मैं उसी घर में कर दूं, ताकि दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी सारी जिंदगी के लिए हमारे घर आकर बैठ जाए? अच्छा ये बताओ, दीनानाथ जी यहाँ आकर क्या कहते हैं? यही ना कि बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। अब जब हमारी बेटी उनके घर जाएगी तो ये डायलॉग तो हम भी मार सकते हैं। समझी कि नहीं कुछ? अरे बड़ा गजब का दिमाग लगाया आपने, मान गए आपको। ठीक कहते हो। अब आया हूँ उठ पहाड़ के नीचे, हो जाने दीजिए चिंकी और टिंकू की शादी, फिर मैं इनको दिन में तारे दिखाती हूँ। गिन गिन कर बदले ना लिए ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। जल्दी ही चिंकी और टिंकू की शादी की बात चलती है और चिंकी शादी करके दीनानाथ के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद, अरे भाई दीनानाथ जी, कैसे हैं आप? भाई बिटिया की याद आई तो हम तो चले आए उससे मिलने के लिए। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा किया जो आप बिटिया से मिलने के लिए यहाँ चले आइए। बैठिए बैठिए, अभी आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। अरे भाई साहब, राम राम राम। बिटिया का घर और चाय पानी, ये पाप मत कराइए आप हमसे। आप ही ने सिखाया है भाई, अब अपनी कही बात को काटिए मत। अरे भाई साहब, ये तो हम भूल ही गए थे। ये बताइए क्या खातिर की जाए आपकी? बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई साहब, वो गट्टू हलवाई है ना,
उसके यहाँ से 3-4 ग्लास बादाम मिल्क मंगवा लीजिए। वो क्या है ना, सोडा पीने से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, नाश्ते में ना देसी घी की कचौड़ियाँ और बीकानेर वाले से लड्डू मंगवा लीजिएगा। अभी नाश्ता तो हम लोग हल्का ही करेंगे, फिर खाने के समय देख लिया जाएगा। मैंने सुना है आपके शहर में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। बहन जी ठीक कह रहे हैं आप, अब बैठिए, हम अभी मंगवा देते हैं। डिनर के समय अब आपके घर का तो हम कुछ खा नहीं सकते। मैंने सुना है आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल खुला है। आप डिनर ना आज वहीं से ऑर्डर कर दीजिए। वो क्या है ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते भी है कि नहीं। इसलिए आप ना 2-3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता और पुलाव मंगवा दीजिए। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, अपनी तो घर वाली बात है। अब देखिए, मजबूरी की बात है कि हम बिटिया के घर का खा नहीं सकते, वरना ये होटल वोटल का खाना तो हमें कुछ खास पसंद ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमें आए हुए 5-6 घंटे हो गए, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। भाई क्या हुआ? आज हमारे पीने पिलाने के कार्यक्रम का हम तो पूरा मूड बना कर आए थे, और आप है कि पूछ ही नहीं रहे। भाई साहब, आप ही ने कहा ना कि बेटी के घर का कुछ खाएंगे नहीं। अरे भाई साहब, पानी ही तो नहीं पिया जाता, दारू पीने में कोई समस्या नहीं है। आप ही देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी के घर का चकना नहीं खा सकते। भोजन के बारे में मना किया गया है, तो भोजन तो हम बेटी के घर पे कतई नहीं करते। दीनानाथ को उसका ही वार उल्टा पड़ गया था। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अब नियम से हर शुक्रवार शनिवार को बेटी के ससुराल आने लगते हैं। इससे पहले कि दीनानाथ उनके घर जाकर धमकते, वो दोनों अपने पूरे परिवार के साथ वहां डेरा जमा लेते। रोज रोज समधी समधन की खातिरदारी करते करते अब दीनानाथ और उसकी पत्नी की कमर टूट चुकी थी। ऊपर से हर बार उनके आने पर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता, जिसके कारण उनका बजट भी डगमगाने लगा था। चिंकी बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाबूजी। हम कह रहे थे कि जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आकर कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर बेचारे यहाँ आकर परेशान क्यों होते हैं? अब हमें भी कहाँ अच्छा लगता है कि घर आए मेहमान को हम बाहर से मंगा कर चाय नाश्ता कराएं, हैं? तुम ऐसा करो, हर शनिवार को तुम ही अपने मायके चली जाया करो। उन्हें भी रोज़ रोज़ यहाँ आकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो भी अपने घर में बैठे बैठे अपनी बेटी से मिल लिया करेंगे, हैं? लेकिन बाबूजी, आप भी तो प्रिया भाभी से मिलना चाहते होंगे ना? अरे बेटा, अब 1 साल हो गया प्रिया की शादी को, आखिर कब तक वो हमारे मुंह में फंसी रहेगी? कभी कभी बुला लिया करेंगे उसे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे भी ना उसका घर संभाल लेना चाहिए। राम प्रसाद और शांति का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अब दीनानाथ और उसकी पत्नी ने रोज रोज प्रिया के यहाँ जाकर उन्हें परेशान करना बंद कर दिया था।